हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीए ने सीएसआईआर नेट जून 2020 के रिस्पांस और आंसर की रिलीज कर दी है। तो आज के लेक्चर में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने रिस्पांस को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आंसर की से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कुछ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो। तो आज के लेक्चर में पूरी कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन करेंगे हम, और जो आपका पेपर एनालिसिस है, यानी कि पेपर की पूरी पेपर एनालिसिस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से आपको आगे तैयारी करनी है। अगर आपका क्लियर हो जाता तो ठीक है, और अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनका इस बार नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम में आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना, तो सारी चीजें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी और पेपर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप अपने रिस्पांस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है गूगल क्रोम पे जाके CSIR नेट या फिर NTA CSIR नेट आप डाल सकते हो। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आपको CSIR नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके सामने दिखा हुआ मिलेगा डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर आंसर की चैलेंज, यानी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो जो आपका रिस्पांस है। जिन्होंने भी पेपर दिया सिर्फ वही उसे देख सकते हैं, बाकी कोई भी इसे नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंसर की चैलेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है कि नहीं ये आंसर रॉन्ग है, तो आप उसके खिलाफ मतलब चैलेंज कर सकते हो उस आंसर की को, और आपको उसके लिए कुछ 100 रुपीज फीस देने होंगे। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखो आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप एप्लीकेशन नंबर विथ पासवर्ड। अब क्या होता है कि कुछ लोग पासवर्ड आप उनको याद नहीं रहती, तो इसीलिए वो एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अगर सपोज यहां पे क्लिक करते हो, जैसे थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आपके सामने आ रहा है कि आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ को डालते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। वेट, तो आपके सामने जैसे ही आप इस पे एप्लीकेशन नंबर डालते हो और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, जब आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सबसे नीचे आपको मिलेगा व्यू क्वेश्चन पेपर एंड व्यू चैलेंज आंसर की। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इसके खिलाफ चैलेंज करना है तो आप उस क्वेश्चन पे जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें आप देख के उस आंसर के खिलाफ चैलेंज कर सकते हो। बाकी आप यहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपका रिस्पांस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये रिस्पांस ओपन होता है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये सपोज ये क्वेश्चन है, ये से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने क्वेश्चन टाइप MCQ है। क्वेश्चन आईडी की अगर बात करेंगे तो 503, तो आपको लास्ट में देखना है 503। आपको यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 की आईडी, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की आईडी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये सबके आईडी दिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपने टिक किया वो आपको मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की जो आईडी है वो है 503, और जो मैंने आंसर टिक किया है उसकी आईडी है लास्ट में 10। अब आपको क्या करना, यहां तक हो गया, आपने रिस्पॉन्स डाउनलोड की। अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो जैसे आप अगर सपोज इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके अपने रिस्पांस को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, आज 3 है
तो 2 दिन बाद ये इसका एंड हो जाएगा। तो 2 दिन है आपके पास टाइम, आप उसे रिस्पॉन्स कर सकते हो। काफी लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा, तो जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया वो प्लीज कल अपना डाउनलोड कर ले, और मैक्सिमम आप 5 तक डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके आंसर की, तो आपको क्या करना है, वहां से क्वेश्चन चेक करना है, और आपको क्या करना है, पहले से ही आंसर की डाउनलोड करके रखना है। अब जैसे ही आंसर की डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये देखो, ये आंसर की का पीडीएफ है। अब यहां पे आपको देखो, ये थोड़ा आप जूम करके देखेंगे तो ये देखो, ये क्वेश्चन आईडी है और यहां पे दिया है उसका करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 91492493, तो आपको हमारा क्वेश्चन क्या था, 503, और 503 का जो ऑप्शन नंबर है वो लास्ट में क्या है, ये देखो, ये लास्ट में क्या है, 503, और इसका आंसर जो है वो लास्ट में कितना आ रहा है, वेट, हाँ ये देखो, ये लास्ट में जो आंसर आ रहा है ना, ये देखो 503 है, और लास्ट में इसका आंसर क्या है, 10। तो जो हमने क्वेश्चन में क्या चेक किया था कि क्वेश्चन आईडी जो थी वो 503 थी, और उसका आंसर हमने सेकंड टिक किया था, यानी कि इसका जो लास्ट में आईडी है वो 10। तो देयरफॉर जो आंसर है वो करेक्ट है। अगर आपका ऑप्शन जो यहाँ पे आंसर है और वो आपकी आईडी अगर मैच नहीं होती है, दैट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। जैसे आपने 11 पे क्लिक किया, ऑप्शन नंबर 3 क्लिक किया, तो उसका जो आईडी होगा वहां पे 11 होगा, यानी कि आपने आंसर रॉन्ग किया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये तो हो गया कि इस तरीके से आप क्वेश्चन रिस्पॉन्स अपने डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन आईडी और वहां पे आपने जो ऑप्शन टिक किया उसकी आईडी को यहां से आंसर की से आप मैच कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले आंसर की डाउनलोड करके रखना है, और चाहो तो आप उसके क्वेश्चंस अपने देख के उसमें से इस तरीके से मैच करके देख सकते हो। ये हो गया पहले। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पेपर ये कह सकते हैं ज्यादा इजी भी नहीं था, ज्यादा टफ भी नहीं था, बट टफ तो नहीं कह सकते, पेपर मतलब मीडियम पेपर कह सकते हैं। तो जो कट ऑफ है इतनी हाई भी नहीं जाएगी कि मतलब बहुत हाई नहीं होगा, बट फिर भी अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो जो लेक्चरशिप एंड जीआरएफ, लेक्चरशिप की जो कट ऑफ होगी जनरल कैटेगरी के लिए वो 96 से लेके 104 तक जा सकती है, और जीआरएफ की कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो जीआरएफ का जो है वो 106 से लेके 114 तक, ये रेंज होगा आपके कट ऑफ का। जनरल कैटेगरी की जो रैंक है वो 96 से 104 तक, मतलब इसके बीच में कुछ भी कट ऑफ हो सकता है, या फिर 97 से लेके 100, बट कट ऑफ इसी के बीच में रहेगी। और जीआरएफ की कट ऑफ की बात करूं तो 106 से लेके 114, यानी कि जिसका भी अगर 100 के अराउंड है तो जनरल कैटेगरी में उसका लेक्चरशिप पॉसिबिलिटी है, और अगर सपोज 110 है तो उसका जीआरएफ की पॉसिबिलिटी है। तो ये रेंज हो गया। लेकिन जिसका 100 के 14 के ऊपर है तो ऐसा शायद ही ऐसा होगा कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, अगर बहुत ही नसीब खराब है, नहीं तो 104 जिसका भी 114 है उसका कंफर्म है कि उसका जीआरएफ हो जाएगा। और अगर सपोज इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो इसका मतलब पेपर काफी सिंपल था, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका भी 100 के आसपास है और जिसका 110 तो उसका लेक्चरशिप जीआरएफ, ये जनरल कैटेगरी। अब नेक्स्ट आता है ओबीसी का कितना होगा। तो अब क्या करना है, आपको 12 से लेके 14 मार्क्स तक इसमें माइनस कर देना है, यानी कि जो भी कट ऑफ ओपन कैटेगरी की होगी उससे 10 to 12 मार्क्स कम ओबीसी का होगा, और उसी से 22 से लेके 25 मार्क्स कम तक एससी और एसटी कास्ट, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, इनके जो कट ऑफ होंगे वो ठीक इसी से 22 से लेकर 25 मार्क्स कम होंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 72 से लेकर 76 तक ये उनका लेक्चरशिप का होगा, और बाकी जीआरएफ की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ 80 के आसपास होगा, मतलब 70 के आसपास उनका कुछ लेक्चरशिप होगा और 80 के आसपास ये जीआरएफ होगा। जबकि अगर मैं बात करता हूं ओबीसी का, तो ओबीसी का 85 के अराउंड होगा, मतलब 80 से लेके 85 तक, और जीआरएफ की अगर मैं बात करता हूं तो 90 से लेके 95 तक जीआरएफ ओबीसी, और 80 से लेके 85 तक ये लेक्चरशिप की होगी। तो इस तरीके से इसके बीच में कट ऑफ रहेगा ओबीसी का। तो ये हो गया कट ऑफ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेपर एनालिसिस के बारे में, कि
किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, किस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिया गया था इस बार। तो पहले पेपर एनालिसिस करते हैं। तो पेपर एनालिसिस में अगर मैं थोड़ा, जिस तरीके से मैंने पहले आपको कहा था कि आपके टोटल 200 मार्क्स के पेपर है, और आपकी जो रेंज मैंने कही थी कि अगर आप लेक्चरशिप के लिए कर रहे हो तो आपका एम क्या होना चाहिए 110, अगर आप जीआरएफ के लिए कर रहे हो तो आपका एम होना चाहिए 120। अगर आप 120 जीआरएफ में ला रहे हो तो आप श्योर हो कि आपकी कट ऑफ क्लियर है। अगर आप 110 ला रहे हो लेक्चरशिप में तो भी आप श्योर हो कि आपकी कैटेगरी, मतलब आपका कंफर्म कट ऑफ क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने कुछ टाइम मैनेजमेंट में आपको बताया था। अब अगर इसे मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करूं, यानी कि 30 मार्क्स, 75 मार्क्स, 95 मार्क्स, ये हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैं आपको पार्ट वाइज, आपको अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो किस तरीके से क्वेश्चन के लेवल इजी आए थे। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, मैं इस बात से श्योर कहता हूं कि अगर किसी ने पार्ट ए के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किए, सिर्फ मैथमेटिक्स का नॉलेज है, प्योर मैथमेटिक्स का, तो भी 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 5 to 10 मिनट्स, जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया था, वो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पेपर में भी दिखा दूंगा कि वो क्वेश्चन कौन से थे जो आपको अटेम्प्ट करने थे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, बट ऐसे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हर एक पर्सन को मिल जाएंगे जो काफी सिंपल थे। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट हर पर्सन के हिसाब से मिनिमम 5 क्वेश्चन जो कि ऑब्सोल्युटली उसके लिए बहुत सिंपल थे। इसके अलावा अगर उसकी एप्टीट्यूड थोड़ी बहुत भी उसने पढ़ी है तो भी उसके लिए 10 क्वेश्चन, और जिसने एप्टीट्यूड को अच्छे से किया है तो उसके तो टोटल 50 क्वेश्चन सारे के सारे राइट होने चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन में ऐसे सिंपल थे कि जिसने टाइम दिया है, जिसका अगर पार्ट बी पार्ट सी उतना अच्छा नहीं है बट उसने पार्ट ए में काफी फोकस किया, तो उसके लिए ऐसे 15 क्वेश्चन पार्ट ए में थे। ये तो हो गई पार्ट ए के बारे में। तो एक काम करते हैं, पार्ट ए को हटा देते हैं, अब पार्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में आपके पास टोटल 25 अटेम्प्ट करने होते, बट मैंने कहा था आपको 25 अटेम्प्ट नहीं करना। आपको जो रेंज होगा, आपको कुछ 70 से लेके 18 तक आपका रेंज होना चाहिए, या फिर ऐसे कहो कि 15 से लेके 17 मिनिमम लेके चलते हैं, 15 से लेके 17। तो यहां मान के चलते 15 to 17 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। अब बात आती है कि 15, 17 आपके पास टोटल 50 में से सिर्फ आपको 15, 17 पूरे 25 अटेम्प्ट नहीं करने। अब वो 17 क्वेश्चन कहां से अटेम्प्ट करने, क्योंकि आपको अगर स्टैट्स अच्छा नहीं है तो आपको टोटल आई थिंक 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से 25 सेलेक्ट करने होते हैं, बट इसमें आपको 25 ही मिलते हैं, तो टोटल 40 तो नहीं मिलते। जिसने भी मेरी 60 डे चैलेंज की सारी वीडियो देखी है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ 40 वीडियोस तक 60 डे में टोटल आई थिंक 52 या 53 डेज के मैंने लेक्चर्स लिए थे 40, और उसके बाद मैंने 7 टेस्ट कंडक्ट कराए थे, जिसमें टोटल 15 वीडियो इसके थे। अब जिसने भी इस 7 टेस्ट को, पेपर को जिसने भी दिया था, अगर आप उसका पैटर्न देखोगे, वहां पे मैंने 25 क्वेश्चंस पार्ट बी के रखे थे, सिर्फ 25 क्वेश्चन पार्ट बी के। और अगर आप उसका पैटर्न देखोगे 25 क्वेश्चंस का, रियल एनालिसिस के 6 क्वेश्चन थे, लीनियर अलजेब्रा के 6 क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 क्वेश्चन थे, मॉडर्न अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन थे, और आपके 5 क्वेश्चन अप्लाइड से थे। और मैंने कहा था कि आप रियल अच्छा कर लो, यहां से आप लीनियर अलजेब्रा अच्छा कर लो, रियल एनालिसिस अच्छा कर लो, यानी कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा, और यहां पे आपका लास्ट में अप्लाइड। मॉडर्न अलजेब्रा चाहो तो पूरा भी अगर एलिमिनेट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियल, लीनियर
लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स के कुछ टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे कॉम्प्लेक्स कर दो, और अप्लाइड के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक। मैंने अप्लाइड आपको नहीं सॉल्व कराया था क्योंकि लिटरली बता रहा हूं अप्लाइड मुझे खुद पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अप्लाइड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मैं लिटरली खुद सॉल्व नहीं करता अप्लाइड के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने अप्लाइड के सॉल्यूशंस भी नहीं कराए थे। मेरा जो फोकस होता है हमेशा रियल एनालिसिस पे और लीनियर अलजेब्रा पे, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि अप्लाइड में बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता हूं क्योंकि अप्लाइड में सॉल्विंग पार्ट ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अप्लाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अप्लाइड के क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है, सॉल्विंग करते हो तो काफी अच्छी बात है। बाकी लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपका अप्लाइड अच्छा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैंने अप्लाइड के इतने क्वेश्चंस नहीं कराए थे, बट लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स के काफी क्वेश्चन कराए थे, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन कराए कॉसी इंटीग्रल के, बाय यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, उसमें रीमान रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हो, और मोस्टली मैंने रीमान रेसिड्यू थ्योरम के बेस पे सॉल्व किया, और इसके बेस पे 3 क्वेश्चन आ गए। हालांकि वो डायरेक्टली इसके बेसिस पे नहीं थे, बट सारे क्वेश्चंस को हम रेसिड्यू थ्योरम से कर सकते थे, और एक क्वेश्चन आपकी सिंगुलैरिटी पे आ गई थी, और ये 4 क्वेश्चंस में से आपका एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गई वो अलग बात है, तो इसीलिए टेस्ट से आप जितना टेस्ट दोगे उतना आपका मिस्टेक कम होगा। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं थोड़ा क्वेश्चन टफ था। अब इसके क्वेश्चंस कहां से आए थे? लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफीरियर, 2 क्वेश्चन लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफीरियर से थे। थोड़ा रियल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे थे। रियल एनालिसिस से टोटल क्वेश्चन आए थे 6। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल आपके तो 2 क्वेश्चन जो आपके थे वो लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफीरियर से थे, बट इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया था, जैसे कि एफ एन से लेके एन बाउंडेड है। 2 क्वेश्चन आपके लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफीरियर से थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका थोड़ा, एक तो काउंटेबिलिटी पे भी था, और थोड़ा क्वेश्चन उसमें उसने स्केलर वैल्यूड फंक्शन पे, यानी कि 2 वेरिएबल का स्केलर वैल्यूड फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया था। बाकी वो था काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, बाकी उससे ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी एक क्वेश्चन आपकी बोल्जेनो-वायरस्टेस थ्योरम पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन थी। इसके मैंने इतने क्वेश्चंस कराए आपको, अगर आप 60 डे चैलेंज की वीडियो देखते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में कराए बोल्जेनो-वायरस्टेस थ्योरम का यूज करके। बाकी आपका एक क्वेश्चन जो था वो सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस पे था, और उसकी सीरीज फॉर्म की थी, और एक क्वेश्चन आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे, यानी कि कंटीन्यूअस फंक्शन पे था, और यहां पे आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज हो रहा था। एक क्वेश्चन आपका सीरीज सब सीक्वेंस और उसको सीरीज पे थी। एक क्वेश्चन आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि डायरेक्टली बोल्जेनो-वायरस्टेस पे था। 2 क्वेश्चन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, और एक क्वेश्चन काउंटेबिलिटी प्लस स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो ये टोटल आपका 6 क्वेश्चन थे। हालांकि ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे, तो इसमें से आप 4 तो अटेम्प्ट कर सकते थे, जैसे कि लिमिट सुपेरियर के 2 क्वेश्चन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चन इजी थे, और इसके अलावा ये सीक्वेंस वाले इजी थे। बाकी अगर ये 2 क्वेश्चन, अरे बोल्जेनो-वायरस्टेस थ्योरम वाले, बाकी सीरीज में और ये सब आपको काउंटर एग्जाम्पल। और दूसरी बात, सीक्वेंस और रियल के क्वेश्चंस ये काउंटर एग्जाम्पल से हो जाते हैं। तो ये थे आपके रियल के। अब नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन काफी सिंपल थे, यानी कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन अब ये किसके किसके बेस पे आए थे? एक क्वेश्चन आपका सिंपल रैंक पे था, वो भी सिंपल क्वेश्चन थे रैंक पे, और आइगन वैल्यू पे था। देखो आइगन वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट पे था। देखो ये भी ऑप्शन आपका काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट हो रहा था। सेकंड डिटर्मिनेंट पे था, ये भी ऑप्शन आपका
किससे एलिमिनेट हो रहा था? काउंटर एग्जाम्पल से। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये आपका मैंने जो आपको एक क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी 3-4 लेक्चर में करा चुका हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके हर एक रो का सम ए है, तो देन अगर उसका हम n पावर कर दे, अगर उसका n पावर कर दे, तो उसके हर एक रो और मतलब हर एक रो और कॉलम का जो सम होगा वो कितना होगा? a⁻n। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो का सम अगर a है तो a⁻n का जो a⁻n के हर एक रो का जो सम होगा वो a⁻n है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे था कि ए मैट्रिक्स गिवन थी, a⁻20 मैट्रिक्स फाइंड करना था, बट वहां पे यही सिंपल रिजल्ट यूज करना था, बाकी उसकी मैट्रिक्स नहीं फॉर्म करने थे हमको। यानी कि एक सिंपल और वही काफी सिंपल रिजल्ट है, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया तब आप इसको यूज कर सकते हो। और दूसरी बात, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे अच्छा होना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में होता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे अच्छा होना चाहिए। अब थोड़ा कम पढ़ के जाओ, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे अगर आपको नहीं आता आप उसे छोड़ सकते हो, बट अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सोच सकते हैं, और दूसरी बात, उसके हिसाब से आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। इसीलिए मैं तो ये कहता हूं कि जो एग्जाम के पहले आप फॉर्मूले वगैरह याद करते हो, इससे अच्छा होता है कि एक दिन पहले पूरी फ्रेश माइंड में रहो और एकदम बिंदास पेपर देने जाओ, एकदम बिंदास। जब आप पेपर पे बैठो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास पेपर देना है कि हाँ बस जितना आता है उसको यूज करना। काउंटर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं सम ऑफ रो, मतलब ये सिंपल रिजल्ट, ये तो बोल सकते हैं कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी सिंपल, मेरा फेवरेट, आइगन ट्रेस और डिटर्मिनेंट पे था। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज अ डिटर्मिनेंट एंड सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये मेरा देखो, ये मेरा फेवरेट, मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉसी थ्योरम, रियल के अंदर काउंटेबिलिटी, और मैट्रिक्स के अंदर ये ट्रेस और डिटर्मिनेंट वाले, और दूसरा क्वेश्चन पीडीई में एलिप्स वाले। ये क्वेश्चन जैसे मैं पेपर में बैठता हूं, सबसे पहले मैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के क्वेश्चन ढूंढता हूं, काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन ढूंढता हूं, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम वाले, मतलब कॉसी थ्योरम के क्वेश्चन ढूंढता हूं, और जाके सीधे मैं चले जाता हूं कहां पे? पीडीई में, और वो एलिप्टिक वाले क्वेश्चन ढूंढता हूं, और वो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ये कुछ फेवरेट क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही कुछ, मतलब क्वेश्चन कि जो आपको पता है कि इसमें मैं एकदम परफेक्ट हूं, वो क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं वहां से, क्योंकि वो टाइप के अगर आपके क्वेश्चन मिल गए तो वो जो स्टार्टिंग का मैंने 20 मिनट कहा था, वो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो हर एक टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। बाकी एक क्वेश्चन आपका इनर प्रोडक्ट पे था, सिंपल रिजल्ट पॉजिटिव डेफिनेट पे, और एक क्वेश्चन भी ये भी पॉजिटिव डेफिनेट पे था। दोनों क्वेश्चन थी, और आपको ये फाइंड करना था कि कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट है। और पॉजिटिव डेफिनेट के मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराए कि पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, आइगन वैल्यू अगर सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट। यानी ये कह सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा बहुत सिंपल था। यहां से अगर आपका रॉन्ग होने का चांसेस जो थे वो आई थिंक इनर प्रोडक्ट वाले में, कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है कि इनर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए तो हो सकता है। बाकी रैंक के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से काउंटर एग्जांपल लेते हो तो ये भी इजी क्वेश्चन था। डिटरमिनेंट वाला तो काफी सिंपल था। ये 2, 3, देखो ये जो 3 और एक ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तो एकदम इजी थे। यानी कि जो मैं 15 से 17 की बात कर रहा हूं तो रियल थोड़ा टफ था अगर पार्ट बी की बात करता हूं, बल्कि पार्ट सी के रियल इजी थे, बट पार्ट बी के रियल थोड़ा टफ थे। तो यहाँ के अगर मैं बात करूं 6 में से फिर भी आप 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि आपके 8 to 9 क्वेश्चन रियल और इससे ही हो गए। अब बचे हुए आपको क्वेश्चन कहां से करने? कॉम्प्लेक्स प्लस मॉडर्न अलजेब्रा। कॉम्प्लेक्स प्लस मॉडर्न अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स के तो चारों क्वेश्चन इजी थे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स के जो चारों क्वेश्चन थे वो चारों क्वेश्चन सिंपल थे, जिसमें अगर मैं इसे अगर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करूं, पहला क्वेश्चन ये भी कॉची रेसिड्यू थ्योरम से कर सकते हो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो था ये आपका सिंपल किसके बेस पे था? फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर जी,
ये होलोमॉर्फिक पता, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद फिर जो थर्ड क्वेश्चन था, ये भी आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी कर सकते थे या फिर आप रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते थे। और जो लास्ट ऑप्शन है ये भी आपका सिंपल इसी बेस पे था। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इसमें से जो 3 क्वेश्चन थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कॉची इंटीग्रल थ्योरम से या फिर रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड थे। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, रेसिड्यू होलोमॉर्फिक वाला। बाकी यानी कि चारों क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन तो आपको इजी मिल गए। हालांकि मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स में से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, बट आपके रियल इजी पूछ लिया। अगर रियल इजी पूछ लिया तो यहां पे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मॉडर्न अलजेब्रा में चारों क्वेश्चन हमेशा मॉडर्न अलजेब्रा से नहीं, एक क्वेश्चन आपके नंबर 3 से भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और जरूरी नहीं कि हर बार चारों क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा के हार्ड आ जाए। कभी कभी वो जो मैंने कहा था कि जैसे ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर आपको ग्रुप को कोई ऑर्डर दिया हो तो ऑर्डर का यूज करके आपको सिलो थ्योरम या फिर सिर्फ ग्रुप के ऑर्डर से आप बता सकते हो कि वो अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, और एक तो परम्यूटेशन। ये 2 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में भी आपको परम्यूटेशन वाले और वो ऑर्डर वाली क्वेश्चन ढूंढने। तो देखो इसमें तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन नहीं थे, बट अगर हम जो 30 का पेपर हुआ था तमिलनाडु, उसमें एक ऑर्डर था। और अक्सर आपको याद रखना है जिस ईयर का आप पेपर दे रहे हो। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट टाइम 2021 का पेपर दे रहे हो तो हमेशा याद रखना उससे रिलेटेड आपको एक कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड आपको एक मैप डिफाइन करनी है, उससे रिलेटेड आपको उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो करने हैं, उस ऑर्डर के वो ग्रुप अबेलियन होंगे, नॉन अबेलियन होंगे, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, ये सारी चीजें आपको उससे रिलेटेड करनी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो IIT JAM की बात हो, गेट की बात हो या फिर कॉम्प्लेक्स नेट की, अक्सर वो उस ईयर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। IIT JAM में काफी ऐसे होते हैं कि वो रियल एनालिसिस में उस ईयर के क्वेश्चंस को यूज करता है। तो आपको कुछ चीजें हैं कि उसके बीच में मैप डिफाइन कर लेना है, उस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना लेनी है, उस ऑर्डर का पावर निकाल लेना है। मतलब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको उस ईयर के हिसाब से करना है। तो नंबर 3 पे एक क्वेश्चन काफी सिंपल आ गया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स और मॉडल अलजेब्रा में से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 8 to 9 प्लस मतलब 14 to 15 क्वेश्चन आपके यहां हो गए। अब 14 to 15 क्वेश्चन हो गए। अब बचे अप्लाइड के टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने कहा आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि जैसे मैंने आपको टेस्ट बनाया था, टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो 20 में से आपको टोटल तो नहीं करने, 17, 18। अब आपके जितने क्वेश्चन बचते वो सबको अप्लाइड से सिलेक्ट करना, और अप्लाइड में भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो जो टॉपिक मैंने टेस्ट में दिए थे सिर्फ वही क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। अब अप्लाइड के क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। इसके लिए आप अलग से क्लासेस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अप्लाइड के क्वेश्चंस को मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अप्लाइड के क्वेश्चंस को आपको खुद ही सॉल्व करना है। जितना आप अप्लाइड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको वहां पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग का अप्लाइड फेवरेट होता है और कुछ लोग प्योर मैथ्स में काफी उनको इंटरेस्टिंग लगते, बट ऐसे मोस्टली ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनका अप्लाइड काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कुछ थिंकिंग नहीं। तो अगर आपका अप्लाइड अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो अप्लाइड में भी आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक कौन से आप टेस्ट में देख सकते हो, जो मैंने हर साल, देखो मैंने आपको वही रिपीट क्वेश्चन आपको बार बार क्यों दिए, क्योंकि मुझे पता है वही क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहूं तो आपको एकदम हार्ड वाले क्वेश्चन दे दूं, बट अगर मैं हार्ड वाले क्वेश्चन आपको दे भी दूं फिर भी आप एग्जाम में उसे अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। इससे अच्छा ये है कि आपको इजी क्वेश्चन इतने बार ज्यादा रिपीट हो जाए कि आप वो क्वेश्चन देखते उसे अटेम्प्ट कर लो और आपको लगे कि इसमें मैं एकदम श्योर हूं कि ये मेरा राइट होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से करना है कि जैसे ही आप अप्लाइड में जाओ उन क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालो। तो पार्शियल के कुछ क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, जैसे स्टर्म लिवली प्रॉब्लम के काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। उसका कुछ रिजल्ट है, अगर आप उसके सारे अलग अलग पार्ट के क्वेश्चंस कर लो, मतलब 3-4 टाइप्स होते हैं उसमें। टाइप्स मतलब वो लैम्बडा की वैल्यू और उसके कंडीशंस पे डिपेंड करता है।
तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। आप जैसे एग्जाम में देख लोगे उसकी, मतलब अगर आप थोड़े ध्यान से देखो तो आप खाली लैम्बडा को चेक कर लो और उसकी कंडीशंस को चेक कर लो, आप माइंड भी बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी 30-40 सेकंड का और आप आंसर बता सकते हो। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ढूंढने होते हैं। अगर अप्लाइड जिसका अच्छा, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं पार्ट बी में 25 में से आपको 17 to 18 क्वेश्चंस वो सारे मिल गए होंगे जो मैंने आपको 60 डे चैलेंज के अंदर कराए थे। बाकी टेस्ट में मैंने इसी तरीके से पैटर्न रखा था कि आपको कुछ इसी तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास 120 क्वेश्चन है तो आपको सारे अटेम्प्ट करने, आपको 25 में से ही सिलेक्ट करना है। और वो 25 में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही सिलेक्ट करना है, आपको सारे नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको सारे एक्स्ट्रा पार्ट आ भी गए तो भी आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना माइंड काम नहीं करता। अब बात करते पार्ट सी। पार्ट सी में पहले रियल की बात करते हैं। और एक एलपीपी का क्वेश्चन आया था पार्ट बी में, काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको एलपीपी में डायरेक्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन में जाना है। 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 60 वो एकदम आखिरी में ही रहता है। तो अब बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी में अगर मैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस की बात करूं तो रियल एनालिसिस के टोटल आपके क्वेश्चन आए थे 67, 68, 60, टोटल 10 क्वेश्चंस आपको रियल एनालिसिस से आए थे। लीनियर अलजेब्रा के आई थिंक टोटल 9 क्वेश्चन थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यहां भी 4 क्वेश्चन थे। मॉडर्न अलजेब्रा के आई थिंक यहां भी 4 क्वेश्चन थे। इसमें कुछ नंबर थ्योरी के भी क्वेश्चन थे। रियल एनालिसिस में ये 10 क्वेश्चंस में से आपको यहां अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20। मैंने क्या कहा था कि रियल एनालिसिस में से ना 5 to 6 क्वेश्चन एकदम इजी ढूंढ लो। लीनियर अलजेब्रा में से 5 to 6 क्वेश्चन एकदम इजी ढूंढ लो। कॉम्प्लेक्स में से 2 क्वेश्चन ढूंढ लो। मॉडर्न अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन ढूंढ लो। बाकी अप्लाइड में से आपको टोटल 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें थे। जैसे मैं अगर बात करूं, अब 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 to 6 क्वेश्चन कौन से सिंपल सिंपल थे? जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था काउंटेबिलिटी वाला। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतने बार कर चुके हो कि उस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ देखना था, हाँ इसका इतना कार्डेटिव होगा, इतना कार्डेटिव, इतना कार्डेटिव, बस टिक करके निकल लो। काउंटेबिलिटी की क्वेश्चन एकदम सिंपल, वही 4.75 मार्क्स पे आया था। और ये तो मैंने क्वेश्चन आपको इतने बार कराया है, काफी लोग ने मुझसे कहा था कि सर आप हार्ड क्वेश्चन बना, बट मतलब नहीं है ना। नेट का एग्जाम देना है, आप गेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो। बट टेस्ट में आपको वही आदत होनी चाहिए जो आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके पास उसमें ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिलेक्ट करना है। आपको हार्ड वाले नहीं सिलेक्ट करना। अगर आपको हार्ड वाले सिलेक्ट करना है, आपको TIFR है, आपके पास गेट है, वहां पे जाके आपको ऑप्शन नहीं रहते, वहां पे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बट नेट में आपके पास ऑप्शन है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही सिलेक्ट करना है। तो एक तो सीक्वेंस वाला हो गया। सेकेंड सिंपल सीरीज का क्वेश्चन था, इसमें लिबनिट्ज थ्योरम यूज हो रहा है। लिबनिट्ज थ्योरम और एक तो हार्मोनिक फंक्शन, सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होता है और ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे आ गया था। मतलब पी सीरीज टेस्ट और लेबनिट्ज थ्योरम का यूज करके ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो काफी सिंपल क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा ट्रिकी था। फोर्थ क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वाला आ गया। ये भी क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अगर मान लो आपने अटेम्प्ट नहीं किया फिर भी आपके पास और क्वेश्चन है। एक सिंपल इम्प्रॉपर पे आ गया था और इम्प्रॉपर का भी काफी सिंपल था कि t⁻p sin t। एक तो आप इसे सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके सीरीज में भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर का रिजल्ट पता तो भी आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल था। इसके बाद एक रिजल्ट पे था कि एफएन सीक्वेंस, हाँ तो क्वेश्चन नंबर एक 66 इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था जो कि यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअस से रिलेटेड था।
अब इसके बाद सबसे दो सिंपल क्वेश्चन, हालांकि इसमें थोड़ा ऑप्शंस में आपको ध्यान देना था क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल आ गया था, ये आपको थोड़ा बाकी क्वेश्चन इजी थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस फंक्शन, और दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के आ गए थे। यानी कि आपको 5 टू जो मैं 5 से लेके जो 5-6 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो आपको मिल गए। और उसी के बाद एक और क्वेश्चन था, वो भी मल्टी वेरिएबल पे था। तो यानी कि आपके पास 10 क्वेश्चंस में से ऐसे 5 to 6 क्वेश्चन रियल में अवेलेबल है जो काफी सिंपल थे। अब बात आते हैं लीनियर अलजेब्रा की। अब इसमें देखो लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन सिंपल आइडम पोटेंट में आ गया था। 9 क्वेश्चंस में आइडम पोटेंट मैट्रिक्स पे आपको आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के सारे रिजल्ट पता होना चाहिए। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स आपको पहले से प्रैक्टिस होगा, इसका ट्रेस इसके रैंक इक्वल होता है, बस ट्रेस रैंक इक्वल इसी की बेस पे सारे क्वेश्चन थे। सेकेंड ऑप्शन ही वही था कि ट्रेस पी रैंक इक्वल होता है। कह रहा है कि ट्रेस पे इरेशनल नंबर हो सकता है। अब कभी रैंक ही जब इरेशनल नहीं हो सकता तो उसका ट्रेस कहां से इरेशनल होगा। सेकेंड कह रहा है क्या उसका ट्रेस इंटीजर हो सकता है, हाँ, तो ट्रेस इंटीजर, ट्रेस ऑफ पी इज एन इंटीजर हो सकता है। फिर लास्ट में कह रहा है कि ट्रेस ऑफ पी इज एन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब ट्रेस रैंक के इक्वल है तो रैंक कैसा है 1 2 3 इस तरीके से हो सकते, तो वो कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। फिर सेकंड क्वेश्चन ब्लॉक मैट्रिक्स पे आ गया था, फिर से आइगन वैल्यू ब्लॉक मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर आपका सिंपल एक क्वेश्चन था होमोजीनियस सिस्टम पे, और ये आपको काउंटर एग्जांपल लेके भी आप एलिमिनेट कर सकते थे और काफी सिंपल क्वेश्चन था। ये आपका काउंटर एग्जांपल था, बाकी था होमोजीनियस का क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर आपका फिर से एक रो पे आ गया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उसका कॉलम रैंक, उसका रो रैंक सब सेम होता है। बस उसने कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसके पहले 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके 5 कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब 5 कॉलम अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ऑटोमेटिक उसके रो भी कितने हो जाएंगे, 5 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि उसका रैंक भी कितना हो जाएगा 5, यानी कि उसके हर एक कॉलम में पिवट होंगे, उसके रैंक भी कितनी हो जाएगी 5। तो एटलीस्ट रैंक कितनी हो सकती है 5, तो उससे ज्यादा ही रैंक होंगे उसके। फिर कह रहा है कि रैंक ऑफ एक, देखो पहले क्या कह रहा है कि ए के पास एटलीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट 5 हो जाएंगे, तो एटलीस्ट 5 तो रहेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन था कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन 5। फिर सेकेंड कह रहा है कि रैंक की वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगी, नहीं, जब एटलीस्ट 5 है तो उससे कम तो हो ही नहीं सकती। लास्ट में कह रहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन 5 होगा। अरे अब ए स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है उसके रैंक एक कम हो जाए। एक मैट्रिक्स ऐसा ले सकते हैं जिसके रैंक 5 हो लेकिन उसका स्क्वायर करने पे उसकी मैट्रिक्स 4 हो जाए, यानी कि लास्ट ऑप्शन रॉन्ग था। फिर उसके बाद सुप्रीमम पे आ गया था, इन्फीमम सुप्रीमम पे क्वेश्चन एक थे। अरे इन्फीमम सुप्रीमम और इनर प्रोडक्ट पे था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो ये आप छोड़ सकते थे। उसके बाद फिर ऑर्थोगोनैलिटी पे क्वेश्चन आई थी इनर प्रोडक्ट का, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल था, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना था बस। उसके बाद एक सिंपल इसमें एक डेफिनेशन किया था नॉन ट्रिवियली, मतलब इसने डेफिनेशन दिया था कि अगर एक किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को नॉन ट्रिवियली कब कहेंगे, जब एक ऐसा एक्स वाई जेड या फिर एबीसी नंबर एग्जिस्ट हो जाए जिसपे क्यू एबीसी इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये क्वेश्चन है कि जब आपको क्वेश्चन कोई डिफाइन किया होता है तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता क्योंकि आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो एनटीए पिछले 2-3 साल से क्वाड्रेटिक फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यहां पे जो एक क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन आ गया था सिंगुलैरिटी पे, ये भी काफी सिंपल। इस बार का कॉम्प्लेक्स काफी इजी था, 8 क्वेश्चंस आए थे और इसमें से 6-7 काफी सिंपल थे। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ गया सिंपल, ये मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम था। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखोगे, अरे मिनिमम मॉडुलस थ्योरम पे, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है किसी भी ओपन डिस्क पे और अगर उसकी मतलब अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू इंटीरियर पॉइंट पे कंटेन करता है
तो इसका मतलब फंक्शन कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन है और पूछा था कि एफ ऑफ 1/2 पे कौन सी वैल्यू होगी। अब एक वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आई, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ 1/2 कितना होगा, प्लस आई। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ ये किस रिजल्ट के बेस पे है, लिटरली अभी आई थिंक मुझे भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन। किसी एक तो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं सिंपल एग्जांपल वगैरह लेके, बाकी इसका रिजल्ट कौन सा है अभी तक मुझे पता नहीं है, तो ये मैं चेक करके आपको अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद फिर एक z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई बीटा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको कैलकुलेशन पढ़ था, बाकी ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बट हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आप इतना नहीं सोच सकते अगर आपने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं किए रहेंगे तो। बट 6 क्वेश्चन काफी सिंपल थे, यानी कि 8 में से आपको 6 क्वेश्चन काफी सिंपल मिले। और इसी तरीके से मैंने कुछ पैटर्न भी बनाया था पेपर का कि आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप कुछ मतलब, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेक्टेड टॉपिक ही करने थे। इसके बाद पार्ट सी में कुछ क्वेश्चंस आपके टोपोलॉजी से पूछते हैं, तो इस बार टोपोलॉजी से भी एक क्वेश्चन काफी इजी पूछा था। देखो टोपोलॉजी अलग से करने की जरूरत नहीं, अगर आपका रियल में टोपोलॉजी अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक टोपोलॉजी में भी हो जाता है। इसके अलावा अप्लाइड में कुछ क्वेश्चंस काफी सिंपल थे, जैसे कि एक वोल्टेरा इंटीग्रल के, एक आपके सिंपल एक वोल्टेरा इंटीग्रल का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, एक कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पीडी के काफी सिंपल आए थे, और एक क्वेश्चन ओडीई का काफी सिंपल आया था। यानी कि जिस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां से आपको अप्लाइड से अगर आप हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी काफी सिंपल थे। यानी कि कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि पेपर काफी सिंपल था। बट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्ट सी में होता यह है कि इजी तो है, बट 4 में से एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि रियल और अलजेब्रा में। बाकी अप्लाइड के तो सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स के भी सिंपल थे, बट जब अब बात करते हो रियल की, अरे बात करते हो रियल और अलजेब्रा की, तो 4 में से 1-2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हो और वही आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो बाकी क्वेश्चंस कुल मिला जुला के इजी था, बट हर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये हुआ कि 4 में से 1-2 ऑप्शंस में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए कट ऑफ इतना हाई जाने के चांसेस नहीं है। यानी कि जो आपका कट ऑफ है 100 के अराउंड में ही रहेगा, तो जिसका भी 100 है तो अभी भी चांस है कि उसका क्लियर हो सकता है, बाकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसीलिए 96 से लेके 104, बट 100 है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता फिर भी आपके पास चांसेस है कि आपका कट ऑफ हो सकता है। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस, हर एक क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम सब डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहें। आगे भी आने वाली वीडियो में काफी मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आगे आने वाली वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको एक कंप्लीट एनालिसिस आपने पूरा देखा होगा, कट ऑफ जिसमें हमने देखा कैसे आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप कट ऑफ देख सकते हो, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं एनालिसिस करूं, और दूसरी बात अगर हम कंपेयर करते हैं तमिलनाडु के कंपेयर में, तो तमिलनाडु में 30 को पेपर हुआ था, उसकी कंपेयर में 26 का पेपर थोड़ा इजी था, बट वो डिपेंड करता है पेपर के आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत पेपर उनका एज कंपेयर टू 26 थोड़ा टफ था। ठीक है, फिर आई होप आप सब समझ के होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।